नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज शुक्रवार का दिन 27 फरवरी को जबरदस्त बिकवाली मार्केट में हुई है और आखिरी घंटे में तो जिसको कहते हैं ना, ये मार्केट की निफ्टी की बिल्कुल कमर तोड़ दी, क्योंकि आखिरी घंटे में 2-3 कैंडल में ही 100 पॉइंट निफ्टी तोड़ दिया गया। ये बहुत ही एक कहते हैं ना कि अजीब सी सिचुएशन हुई थी कि आखिरी घंटे में अचानक से इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। इस सवाल को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इंडेक्स में हुआ क्या क्या आज, क्योंकि आज की जो गिरावट है पिछले कई दिनों की गिरावट से ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे आपके सामने नजर देखिए, आपकी निफ्टी 318 पॉइंट गिरा है, 1.3% के रेंज से 500। बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं भी देखेंगे आप कोई राहत की सांस नहीं है। और शुरू से ही सुबह से ही मार्केट वीक लग रहा था, लेकिन क्लोजिंग इतनी बुरी होगी, वो भी नॉन एक्सपायरी डे में, ये शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। एक नजर डालिए जरा निफ्टी के चार्ट पे, ये देखिए साहब, आखिरी का आप कैंडल देखिए जो बिल्कुल 3 बजे, यानी अचानक 3 बजे 2 कैंडल में मार्केट धराशायी, वरना मार्केट इतना बुरा नहीं था। 25,300 पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, उसके लगभग क्लोजिंग होने की संभावना थी, लेकिन वहां से 100 पॉइंट सिर्फ देखिए 1 2 3 4 कैंडल में बना दिया इन्होंने। क्या हुआ अचानक ऐसा, किन दिग्गजों में बड़ी सेलिंग हुई, वो भी आगे डिटेल करेंगे। सबसे बुरी खबर यह है कि निफ्टी 200 डीएमए के नीचे चला गया है। 200 डीएमए के नीचे जाने का मतलब ये होता है कि अगर ये रिकवर नहीं हुआ मंडे को, 200 डीएमए को उसने फिर से अटेन करने की कोशिश नहीं की, नहीं गया वहां पे, तो बड़ी फॉल के लिए तैयार रही है, क्योंकि बहुत अनयूजुअल वॉल्यूम था आखिरी घंटे में। नॉर्मली जो नॉन एक्सपायरी डे होते हैं उसमें ये 10 डे एवरेज से अगर आप देखिए तो कम से कम 20% ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, जो कि काफी खराब माना जाएगा। इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इतनी बड़ी फॉल कतई अच्छे साइन नहीं है। तो निफ्टी की हालत तो भाई आज काफी खराब हो गई है, काफी बुरी स्थिति है। इतना सिर्फ 200 डीएमए टूटा, मार्केट का वॉल्यूम भी भयानक था। बाकी इंडेक्स में भी आप देखेंगे तो तगड़ी गिरावट थी, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, किसी में कोई रियायत नहीं है। बैंक निफ्टी का भी सेम हाल, 650 पॉइंट की फॉल, और आखिरी घंटे में इसमें भी पिटाई। अब इसमें एक कोरिलेशन बनता है, क्योंकि दोनों के हैवी वेट, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी में, कॉमन हो जाते हैं। तो वहां पे हमको देखना चाहिए कि क्या वहां बड़ी फॉल हुई है, क्या वहां स्टॉक में ज्यादा तेजी गिरी जिसकी वजह से इंडाइसेस में इतनी बड़ी आई। यस, 2 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिनको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। एक, जीडीपी का जो नंबर आया, क्या बाजार उससे खुश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान का टेंशन और बढ़ गया। इन दोनों पे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार डेटा देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं। आप देखिए, आप दोनों हैवी वेट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आरआईएल को भी उसमें जोड़ लीजिए, तीनों हैवीएस्ट वेट हैं, और तीनों ने मिलके 40, 80 और 20 100 पॉइंट, अकेले 100 पॉइंट की फॉल 3 स्टॉक की है। और ये ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। बैंक चाहे टेलीकॉम, चाहे ऑटो है, फार्मा है, लाइन से थे। ये तो मैंने सिर्फ 10 पॉइंट तक के कंट्रीब्यूटर्स को लिया है। बेचारे इधर 2 स्टॉक, इन्फोसिस टेक, इन्फोसिस हैवी वेट मान सकते हैं, उसको वेटेज वाला है, थोड़ा वो सपोर्ट करते, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 3 बजे के बाद कुछ काम नहीं आया, और उसमें ये गिरावट देखते रहे। अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हुई। नाउ यू सी द एचडीएफसी बैंक चार्ट। एचडीएफसी बैंक के चार्ट में आपको साफ दिख रहा है कि 887 क्लोजिंग, कल हमने दिखाई थी 6 मंथ बिलो क्लोजिंग थी, आज उससे भी नीचे गया। कल हमने आपको 2 चार्ट दिखाए थे, एक इंट्राडे का था और एक 6 मंथ का था। हमने आपसे ये कहा था कि जो इंट्राडे चार्ट है उससे जो संकेत मिल रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं 6 मंथ में। 6 मंथ में जब हमने देखा तो अपने उसने लो को तोड़ दिया था। नाउ द क्वेश्चन इज, कुछ लोगों ने उसमें कमेंट करके हमें कहा कि वो जो रीबैलेंसिंग हो रही है उसकी वजह से फॉल हो सकती है कई स्टॉक्स में। वन ऑफ द रीजन इज डेफिनेटली दैट, बट दिस इज नॉट द सोल रीजन। 6 मंथ का जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, ये पूरा एक रीजन नहीं हो सकता रीबैलेंसिंग की वजह से इतनी बड़ी फॉल आ जाए कि वो 6 मंथ लो तोड़ दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग पिछले 6 महीने से चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं। स्टॉक को या इंडेक्स को टिका के लोगों को माल दिया गया है। ये आप इस चार्ट को देख के या इसके 6 महीने के चार्ट को देख के आप समझ लेंगे बहुत आराम से। और चूंकि हैवी वेट है,
तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे गिरेगा। और क्या बड़ी खबर इसके पीछे हो सकती है मुझे अभी नहीं पता लेकिन समथिंग इज सीरियस देयर। इसके साथ ही आप आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए, सुबह से फॉल थी, यानी डे हाई से आप लो देखिए कहां बना है। वैसे एचडीएफसी बैंक में आप देखिए एब्सोल्यूट टर्म देखें तो थोड़ा सा गिरा है, आप डे हाई देखिए और लो देखिए, आपको समझ में आए किस तरह सेलिंग हुई है वहां पे। तो दोनों ये बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन तीनों दिग्गजों ने मिलकर मार्केट को पिछले एक महीने से हैरान कर रखा है और उन्होंने इस मार्केट को गिराने में अहम भूमिका निभाई। मूव फॉरवर्ड, निफ्टी को आप देखेंगे 44 शेयर रेड में, 4 शेयर ग्रीन में, और आप 500 देखेंगे 378 से 400 शेयर यहाँ पे कमजोरी के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी में आप जाएंगे तो 9 और 2 का रेशियो है और टोटल 25, 23 और 16 नहीं अच्छा है ये। एडवांस डिक्लाइन इज नॉट गुड, कमजोर है ये। तो यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी फॉल हुई है। अब आप निफ्टी के इंडेक्स के सेक्टर्स देखिए, आप रियल एस्टेट में जाएंगे 2.25% की फॉल रियल एस्टेट सेक्टर में है, ऑटो सेक्टर में 2.25%, 2% इस तरीके की हुई है। तो जो बहुत यूजुअल सेक्टर है वहां पे तगड़ी गिरावट हुई है। और आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं, ये वीकली सेक्टर देखिए, आईटी इंडेक्स 4.5%, रियल एस्टेट 5%। आईटी और रियल एस्टेट का बहुत गहरा नाता है। हमने आज एक शो ना अपने चैनल पर डाला है कि ब्लॉक नाम की कंपनी ने 40% लोगों को एक साथ फायर किया यूएस में, और जैक डोर्सी कंपनी, जैक डोर्सी जो ट्विटर के फाउंडर थे। तो अगर आईटी में वीकनेस है तो रियल एस्टेट में वीकनेस आएगी। 19 लाख जीसीसी के जो कर्मचारी हैं, जो व्हाइटफील्ड में महंगे महंगे मकान लेके बेंगलुरु में रह रहे हैं, उनके सामने भी एक चुनौती है। आईटी हब जितने भी हैं, हैदराबाद, चेन्नई, पूना, बेंगलुरु, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, इन सब के लोगों को भाई बहुत सचेत हो जाना चाहिए। अगर आईटी में इस तरह का सेल ऑफ चल रहा है तो बॉस आगे प्रॉब्लम होगी। पीएसयू सेक्टर में भी आप देखिए, सिलेक्टेड पॉकेट रेलवे पीएसयू में इस हफ्ते 3.5% इंडेक्स गिरा है, मतलब इक्वाली तो अंदर अंदर की किसी ने। केमिकल सेक्टर वीकली बेसिस पर 2.5% गिरा और ये सेक्टर लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। रोज मेरे रडार पे आता था लेकिन मैं इसको दिखाता नहीं था कि वो छोटा सेक्टर है, आज मैं इसको दिखा रहा हूँ। टूरिज्म भी इस हफ्ते 2% गिरा, यानी होटल्स कंपनियां जो है उनमें भी दबाव यहाँ पे देखने को मिला। अब आते हैं खेल असली। एफआईआई ने आज 7,500 करोड़ की बिकवाली की है बॉस। फरवरी में एक दिन और ऐसा था जब उन्होंने 7300 करोड़ की बिकवाली की थी, आज उन्होंने 7500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है और डीआई ने 12,000 करोड़ से ज्यादा की सामने खड़े की खरीदारी की है। 7500 करोड़ की कैश में सेलिंग इज ए वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। अब एफआईआई का जो नंबर है, जब आप इसको अप टू 27th में जोड़ेंगे, यहां पे ये मैंने अपडेट नहीं किया था अभी, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 30-35 हजार पहुंच जाएगा। ये नंबर अपडेटेड नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं, लेकिन ये नंबर जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये नेगेटिव पहुंच जाएंगे भाई साहब। एफआईआई ने इस महीने नेगेटिव कर दिया क्योंकि आज आखिरी ट्रेडिंग डे था इस महीने का, अब आप मार्च में ट्रेड करेंगे। तो आप देखिए क्या बुरी तरीके से एफआईआई ने इस मार्केट को तोड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न और चिंता की बात हो गई है दोस्तों, प्लीज इसको बहुत कंसीडर करिए। अब आप देखिए गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है भाई। चूंकि ईरान में कुछ थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है तो गोल्ड और सिल्वर में तो भैया ये सिचुएशन बनेगी ही बनेगी। वो बिल्कुल गिरने को तैयार नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं और उसका नतीजा हमको सामने सामने दिख रहा है। तो ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पे है, नो डाउट। इसमें कोई मतलब शक और सुबह की बात होनी ही नहीं चाहिए आपके इसमें कि यहाँ पे ये कमजोरी देखने को मिल रही है, राइट। अब दो चीजें हमने आपसे कहा था कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक कि क्या ईरान में कुछ बड़ी घटना होने वाली है और दूसरा जीडीपी के नंबर्स पे। तो जीडीपी नंबर में विस्तार से बात करें, लेकिन पहले थोड़ा ईरान की बात हम कर लेते हैं। देखिए ईरान में दो घटनाएं चल रही हैं। एक ईरान में ये चल रहा है कि एक मंडे को उनकी बातचीत होनी है, लेकिन मंडे की बातचीत से पहले कई सारे डेवलपमेंट यहाँ पे होने। क्या ईरान इस बात को मान जाएगा कि अपने सारे न्यूक्लियर वाले कार्यक्रम खत्म कर दे और एकदम यूएस की सारी जो शर्तें हैं उनको मान ले, सिर्फ इसलिए कि वो युद्ध रोका जा सके? पता नहीं, कह नहीं सकते हैं।
दूसरा, जो जंगी बेड़े हैं वो लगा दिए गए हैं वहां पे, सारे जंगी बेड़े वहां पे लगा दिए गए हैं ईरान के आसपास। तो इससे ये पता लगता है कि एक युद्ध की तैयारी तो चल रही है। अब वो युद्ध कब होगा बड़ा मुश्किल है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक मुश्किल का दौर तो बनेगा बॉस, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ताजा खबर ये है कि इजराइल में जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर आपको ईरान छोड़ना है या इजराइल छोड़ना है तो आज ही छोड़ दीजिए। चीन ने अपने नागरिकों से कहा है कि ईरान छोड़ दीजिए। भारत बहुत पहले लास्ट वीक ही कह चुका, हमने आपसे चर्चा भी की थी, यूएस कह चुका है। तो सिचुएशन वहां टेंस होती जा रही है। अब एक क्वेश्चन और कॉमन सेंसिकल बनता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि ये युद्ध नहीं करना है, हमें नॉर्मलाइज रखना है, तो भाई साहब फिर इतना बड़ा जंगी बेड़ा वहां लेके पहुंचे क्यों? क्या जरूरत थी? क्योंकि जब आप इतना बड़ा जंगी बेड़ा वहां पे खड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ कांड होने है, क्योंकि इतना खर्चा वहां पे हो रहा है। तो ईरान का एक बड़ा टेंशन मार्केट के लिए ओवरहैंग है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। सोमवार की एक शेड्यूल बात है जिनेवा में, होगी कि नहीं होगी पता नहीं। ऑयल जिस तरीके से $72 के ऊपर पहुंच गया है, ये भी तो कुछ इशारा दे रहा है। $69 पे आ गया था ये, अगेन ये पलट के 72 पे चला गया है। अब इसको क्या माना जाए कि तनाव बना हुआ है। गोल्ड और सिल्वर देखिए अब 80 के करीब पहुंच गया है, सॉरी और ऊपर चला गया है वो। तो अगर इस तरीके के सिनेरियो बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ध्यान से हमें लेके चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए सिनेरियो ये पेंट होता है कि नहीं साहब नहीं कुछ होगा, देख लिया जाएगा, तो क्या होगा? 90 की चांदी, 72.5 का क्रूड, 5200 की सोना, बॉन्ड यील्ड 6.68, रुपया 91 के ऊपर, ये नॉर्मल नहीं है, देयर इज समथिंग। तो ये ईरान वाला एक टेंशन है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ऑटो नंबर्स आने हैं 1 तारीख को, वो भी है। अब एक और बड़ा रीजन आपको समझा देता हूं तो आपको पूरी तस्वीर समझ में आएगी, और वो रीजन है जीडीपी का। ये नंबर आज आया, ये Q3 का नंबर आया, और अब वो बेस ईयर चेंज हो गया है। अब बेस ईयर हो गया 2022-23, जो सरकार ने कहा था कि न्यू सीरीज आएगी, और बेस ईयर चेंज करना जरूरी भी होता है, ज्यादा रेलेवेंट होता है, क्योंकि आप बहुत पीछे की सीरीज लेके नहीं चल सकते। 2022-23 के हिसाब से ओल्ड जीडीपी FY24, चूंकि 22-23 से उन्होंने किया तो 24 से गणना लीजिए, तो 9.2% की ओल्ड जीडीपी के हिसाब से रियल जीडीपी थी। ओल्ड फार्मूले के हिसाब से रियल जीडीपी 9.2 थी, और वो चूंकि तुरंत इमीडिएट कोविड के बाद का समय था तो वो आपको नंबर दिखा। FY25 में 6.5% और FY26 में 7.4%, यानी ये जो FY26 हमारा क्लोज होगा, इसका अनुमान है कि 7.5% के आसपास जीडीपी रहेगी। नए के हिसाब से जब आप आएंगे तो 7.6, 7.1 और 7.2, यानी न्यू फॉर्मूले के हिसाब से आपकी रियल जीडीपी 7.2% है। यहां तक बात क्लियर है? जो आपके लेफ्ट हैंड में है ये ओल्ड वाली फॉर्मूले से है, और नए फॉर्मूले से बेस ईयर चेंज करके जब आप देखेंगे तो FY26 की क्लोजिंग 7.2% की एस्टिमेटेड है। अब आते हैं असली नंबर पे, दिस इज द नॉमिनल जीडीपी। नए वाले पे देखते हो, पुराना छोड़ दीजिए। नए के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी इस साल 8.6% रहने का अनुमान है FY26 में। अब 8.6% की नॉमिनल जीडीपी और 14.5% की क्रेडिट ग्रोथ, कुछ जम नहीं रहा दोस्त, इतना गैप नहीं हो सकता, मतलब 5% का लगभग गैप बन गया है। ये अनयूजुअल है। अगर आपकी नॉमिनल जीडीपी 8.6% है तो आपकी क्रेडिट ग्रोथ 10.6 या मैक्सिमम 11% होनी चाहिए।
इससे ज्यादा है तो वो सस्टेन नहीं करेगी। और ये बात मैं 2 दिन से कह रहा हूं, और मुझे ये पक्का यकीन है मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि बैंक शेयरों में एक गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग ये रीजन भी होगा। एक तो दुनिया भर में तनाव की स्थिति है, ईरान में, तूफान में और इजराइल में। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि हमारी ग्रोथ नॉमिनल बेस पे उतनी अच्छी नहीं है, जबकि 7% से ऊपर की रियल जीडीपी इज वेरी गुड। हम लोग ट्रेडिशनली 7 की रेंज वाले हैं। पर कैपिटा इनकम भी 6.6% की रफ्तार से बढ़ रही, जो कि स्लाइटली ऊपर गई है। 6% हमारा एवरेज है, 6.5 हो गया, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है पर कैपिटा इनकम, तो वो ठीक है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी कम, नॉमिनल जीडीपी कम होने का मतलब क्या है कि जो डिफ्लेटर है, यानी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है इन्फ्लेशनरी, वो नहीं है। इन्फ्लेशन और बढ़ना चाहिए। अब कहोगे अब इन्फ्लेशन बढ़ाने की बात मैं क्यों कर रहा हूं, तो मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, यानी WPI से जो आप एसेस करते हो, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो कंपनी की अर्निंग सीधे इंपैक्टेड होगी। मार्केट नहीं चल सकता। 8.6% नॉमिनल जीडीपी पे ये मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, क्रेडिट ग्रोथ सस्टेन नहीं करेगी। अगर आपको ये चाहिए तो आपको नॉमिनल जीडीपी कम से कम 10% लानी पड़ेगी, 10-10.5% की। तो एक रीजन ये भी बड़ा, हमने आपसे कहा था 2 रीजन मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, एक जीडीपी का और दूसरा ईरान वाला। ईरान वाले में टेंशन बढ़ रहा है, जीडीपी आपके सामने है। आप क्वार्टरली बेसिस पे भी देख लीजिए कि नए फार्मूले के हिसाब से Q1 में 6.7, Q2 में 8.4, Q3 में 7.8, यानी जो करंट क्वार्टर अभी क्लोज हुआ है दिसंबर तक वाला, ये थर्ड क्वार्टर है, तो इसमें 7.8 है। फोर्थ क्वार्टर आएगा। अब आप इसको जोड़ के चौथा अपने आप हिसाब से लगा लीजिए कितनी आने की संभावना है। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये मार्केट के लिए बहुत सपोर्टिव तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। नाउ हाउ टू समराइज दिस। मार्केट में आज ब्रूटल सेलिंग, यूजुअल सस्पेक्ट आईटी बैंक में तगड़ी गिरावट, कुछ मिड कैप जो बहुत चले थे उनमें तगड़ी गिरावट, निफ्टी ने 200 डे में तोड़ दिया है, हैवी वॉल्यूम के साथ आखिरी घंटे में सेलिंग। 2 रीजन पॉसिबली लग रहे हैं। एक, ईरान में तनाव बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारे देश अपने नागरिकों को देश ईरान और इजराइल छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कच्चे तेल में उबाल है, $72 को पार कर रहा है, और सोना चांदी ऊपर भाग रहे हैं। एआई का कहर जारी है, इसलिए लगातार वहां पिटाई है। दूसरा, हमारी जो जीडीपी है वो नॉमिनल बेस पे मार्केट उसको लाइक नहीं करेगा, और जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है, जो नॉमिनल जीडीपी है, उसके बीच का सिंक बहुत, मतलब उसके बीच का गैप बहुत ज्यादा है। सिंपली आप सोचिए कि ग्रोथ तो इतनी हो रही हो, क्रेडिट जा किधर रहा है? वो जो लोन ले रहे हैं लोग किधर जा रहा है अगर वो ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो? यानी खा पी के सब बराबर कर रहे हैं लोग, कंजम्पशन ड्रिवन हो रहा होगा, पर्सनल लोन लिया, मार्केट में सट्टा उट्टा कर लिया, या कुछ ऐसी चीज की जो कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आती। आपने टीवी खरीदी तो कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगा, लेकिन आपने ऐसा क्या किया, होटल में गए, खा पी के बराबर कर दिया, तो उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो वो जो सिंक है ना, वो टूटता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से 2 रीजन मार्केट की हो सकते हैं। तो होपफुली आज की इस इवनिंग रिपोर्ट में मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि मार्केट काफी बैड क्लोजिंग दी, उसने काफी बैड क्लोजिंग दी है। कई सारे अहम लेवल तोड़े, भारी हैवी वॉल्यूम से तोड़े, अक्रॉस द सेक्टर बिकवाली, बैंक और आईटी खासतौर पर उसके शिकार रहे। तो अब हमें अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगले हफ्ते में सिर्फ एक चीज देखना है कि ये 200 डे में रिगेन करता है कि नहीं करता है। बैंक में और पिटाई तो नहीं हो जाती है। ऑटो के नंबर्स आने 1 तारीख को, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो वहां पिटाई हो सकती है। सरवेन जी बहुत अच्छे से बता के गए थे कि बैंक ऑटो इंडेक्स एकदम पका हुआ आम है, कभी भी टपक सकता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको क्लोजिंग से पहले आपको एक दिखा दूं, मैंने आपसे कहा था कि एक शो हमने आज सुबह बनाया था, अपने चैनल पर डाला है, इसको जरूर देखिएगा, समय निकाल के देखिएगा। ज्यादा बड़ा शो नहीं, 30 मिनट का शो है। ब्लॉक नाम की एक कंपनी है जो जैक डॉर्सी ने बनाई थी। जैक डॉर्सी ट्विटर के को फाउंडर थे, सीईओ थे बहुत लंबे समय तक। उनकी कंपनी है ब्लॉक, और उन्होंने एक झटके में 40% लोगों, यानी 4000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। और इसलिए नहीं निकाला कोई कंपनी में दिक्कत है, फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी सब फैंटास्टिक है, लेकिन एआई की वजह से उनका मानना है कि बहुत सारे लोग अब एम्प्लॉयबल नहीं है। और ये कड़ा फैसला मुझे आज लेना पड़ेगा। हम हर साल 6 महीने तक, 1.5-2 साल तक 500-500, 1000 लोगों को निकालता रहा, उससे बेटर कि एक झटके में निकाले। ये फैसला उन्होंने लिया है। ये शो देखिए,
और समझिए कि एआई का इम्पैक्ट किस तरह आने वाला है, जो मैं आपको रोज गला फाड़ फाड़ के बताता हूँ कि एआई को समझिए, एआई को समझिए और इस शो को देखिएगा कि आधी वर्कफोर्स एक झटके में फायर हुई है। मैं तो इस सोच के ही डर जाता हूँ कि हमारे यहाँ आईटी कंपनीज में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, अगर वहां 20-30% एक झटके में निकाले गए तो मेरा तो दिमाग में बेहोश होकर गिर पड़ूंगा कि कितने लोगों को क्या होगा। और उसका सेकंड इफेक्ट रियल एस्टेट में आएगा, उसका सेकंड इफेक्ट कंजम्पशन में आएगा, उसका सेकंड इफेक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल में आएगा, बैंकिंग में आएगा। बहुत क्योटिक सिचुएशन है दोस्तों। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप डर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सच है, ये हवाबाजी नहीं है। और मैं चैनलों का चीयर लीडर नहीं हूं कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी तस्वीर रोजी दिखाऊं, क्योंकि रोजी तस्वीर दिखाता तो आज ये मार्केट में नहीं होता। मैं आपको रोज सुबह इसीलिए वार्न कर रहा था कि बैंक और आईटी में ध्यान रखिएगा, ये दो बहुत वल्नरेबल सेक्टर हैं, और आज वही हुआ। तो इसको यहीं खत्म कर दें। इस शो को जरूर देखिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है ये, और आपको पूरी एआई की कहानी इससे समझ में आएगी कि एक साथ अगर, और 10,000 एम्प्लॉय कम नहीं होते हैं, एक झटके में 4,000 को निकालना इज ए बिग थिंग। तो ये थी आज की कहानी इवनिंग रिपोर्ट की विद जीडीपी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस शो को और जो दूसरा एआई वाला शो है उसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बच्चों, बडिंग किड्स के साथ शेयर करिए और उनको अवेयर करिए। जो आपके रिश्तेदार टीयर 2, 3, 4 सिटीज में रहते हैं उनके साथ जरूर करिए, क्योंकि उनको नहीं पता होता है। बड़े शहर में लोग फिर भी जान जाते हैं, क्योंकि ये जागरूकता ही आगे का रास्ता बनाएगी। तो प्लीज इसको जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे इस तरह के शो बनाने की इच्छा होती है और या जोश मिलता है या हिम्मत मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको करिए आप लोग। थैंक यू सो मच दोस्तों। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी रिपोर्ट। अब हम लोग मिलेंगे मंडे मॉर्निंग 6:55 पे, और वहां पे हम लोग एक चर्चा करेंगे कि आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और इसके साथ ही सुनील और सर्वेंद्र के शो तो होंगे ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।